हेलो। हेलो। देखिए आपका ये वहां से लाइट ऑन कर दीजिए हो। पीछे वाला लाइट ऑन कर दीजिए। वो किनारे वाला है, हाँ। देखिए, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका शुरू करना है अभी। और उसके पहले आपका जो बताया जा रहा था, एक कोरिलेशन बताया जा रहा था। यानी कि भारत के उच्चतम न्यायालय और न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपका क्या रिलेशन है। यानी कि दोनों के बारे में क्या क्या प्रावधान है। इसका फायदा ये होगा कि आपको एक साथ न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी तैयार हो जाएगा। और अगर 6-7 क्वेश्चन आते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन इसी लिस्ट से आपको मिल जाएगा। और दूसरा, आपका भारत का उच्चतम न्यायालय के बारे में भी कुछ बातें तैयार हो जाएंगी, जो जीएस और आपका लॉ में काम करेगा। क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन में भाई 75 नंबर का क्वेश्चन आपका लगभग 70-75 आपका ये जे में आता है। यानी कि जीएस और लॉ मिलाकर आपका 450 में 70-75 नंबर संविधान कवर करेगा। तो आपका सुबह भी संविधान लगाया जाएगा, थोड़ा एक दो सब्जेक्ट निकल जाए तब भाई। ताकि देखिए आपका बताया कहाँ तक बताया गया था, तुलनात्मक अध्ययन करके वहां से आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए कहाँ तक बताया गया, थोड़ा एक बार कहाँ तक लास्ट सूचना। हाँ, त्याग पत्र बताया गया था ना। देखिए भाई आपका फिर एक बार देखिए, जो न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वह अपना रिजाइन या इस्तीफा या त्याग पत्र किसको देते हैं। ये कई बार क्वेश्चन बना है। तो अगर ये क्वेश्चन बने कि आपका किसको आप इस्तीफा देते हैं, तो न्यायालय के अध्यक्ष को देते हैं। महासचिव ना मार दीजिएगा। किसको इस्तीफा देते हैं, तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष को। और अध्यक्ष इसकी सूचना महासचिव को देता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जब न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोई न्यायाधीश न्यायालय के अध्यक्ष को ही आपका त्याग पत्र देता है, तो अध्यक्ष द्वारा इसकी सूचना किसको दी जाएगी। 4 ऑप्शन देगा। एक देगा सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को, दूसरा देगा महासभा के अध्यक्ष को, तीसरा देगा आपका महासचिव को। इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या मार कर आएंगे, महासचिव। इसी को थोड़ा भारत के संविधान में जोड़ा जाए। भारत, जहाँ तक भारत की बात है, अगर कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश इस्तीफा देना चाहता है, तो वह भारत के राष्ट्रपति को देगा। यानी कि किसको इस्तीफा देगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके इस्तीफे को स्वीकार कर लेते हैं, तो ऐसे न्यायाधीश का पद अब क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। अगला देखा जाए आपको कि कैसे हटाया जाता है। ये काफी क्वेश्चन बना है। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे उसके पद से रिमूव किया जाता है या कैसे हटाया जाता है, ये क्वेश्चन आपका ज़्यादातर बना है। और आपका अच्छे से इसको भी याद रखना है। देखिए भाई आपका कैसे हटाया जाता है और कौन किसको सूचना देगा, ये यूपीजे में बन भी चुका है आपका क्वेश्चन। अच्छे से इसको तैयार रखिए, इसी से
आपका 80-90% चांस है कि इसी लिस्ट से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और जाकर एक बार साल पेपर भी देखिए कि क्या ऐसे क्वेश्चन बने हैं कि नहीं। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अन्य न्यायाधीशों की सर्वसम्मति राय से हटाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 15 जज हैं, यानी कि कितना जज बताया गया था, 15 जज हैं, इसमें से एक को हटाना है तो एक प्रस्ताव पास होगा जिसमें कि इसके अलावा और कितने जज बचते हैं, 14। और 14 जब जज सर्वसम्मत से यानी कि एक मत होकर यह प्रस्ताव पास कर देते हैं कि इस जज को हटाया जाए, तब न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का वह जज पदमुक्त हो जाएगा, यानी कि उसे हटा दिया जाएगा। अब देखिए ऑप्शन कैसे बनता है कि आपका किसी न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कैसे हटाया जाएगा। तो आपका दे देगा सुरक्षा परिषद द्वारा, फिर महासभा द्वारा, फिर दे देगा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा, और लास्ट रहेगा अन्य न्यायाधीशों की सर्वसम्मति राय से। तो क्या मार्क कराएंगे, अन्य न्यायाधीशों की सर्वसम्मति राय। यानी कि कितने न्यायाधीश हैं टोटल, 15। तो 15 में कितना सर्वसम्मति हो जाए, एक को हटाना है तो जिसको हटाना है उसको अलग कर दीजिएगा, और कितना बचे, 14। तो अगर 14 एक मत हो गए, एड आइडम हो गए, अर्थात एक बात पर एक भाव में क्या हो गए, रजामंद, और प्रस्ताव पास कर दिया, तो यह जज क्या होगा, हट जाएगा। अब भारत में आइए। भारत में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के जजों को कैसे हटाया जाएगा, ये स्पष्ट रूप से हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लाज 4 में दिया गया है। कैसे हटाया जाता है, अब समझिए। भारत में न्यायाधीश को भाई 2 आधारों पर हटाया जा सकता है, सिद्ध कदाचार या असमर्थता, यानी कि साबित मिसकंडक्ट या प्रूफ मिसकंडक्ट, साबित भी कहते हैं या प्रमाणित, आप प्रमाणित भी कहते हैं या प्रूफ भी कहते हैं, शब्द चेंज करे, घबराना नहीं है। चाहे साबित लिखे और चाहे सिद्ध लिखे या प्रमाणित लिखे, घबराना नहीं है, तीनों शब्दों का मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ। तो भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को किस आधार पर हटाया जा सकता है, तो केवल 2 आधार हैं, याद किए रहेगा। कौन कौन, पहला साबित कदाचार और दूसरा असमर्थता। कैसे हटाया जाएगा, तो लोकसभा प्रस्ताव पास करे, फिर राज्यसभा करे, फिर वह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और जिस तारीख को भारत का प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति अपना साइन उस प्रपोजल पर कर देगा, जो प्रस्ताव पास होकर गया है, उस तारीख से उस जज का जो पद है वह वैकेंट हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। आज तक इस पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी भी जज को आज तक हटाया नहीं जा सका। अब क्यों, यानी कि प्रक्रिया शुरू होती है, और जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती है और एक सदन से जैसे ही प्रस्ताव पास होता है दूसरे सदन को भेजा जाता है, वैसे ही बता दिया जाए वह जज इस्तीफा देकर और किनारे हो लेता है, क्योंकि प्रथम में उसका नाम आ जाएगा कि प्रथम कौन सा जज था जिसे इस प्रक्रिया द्वारा हटाया गया, तो इनमें से कोई नहीं। यानी कि पूरी प्रक्रिया आज तक चलायमान नहीं हो पाई, क्योंकि पहले इस्तीफा देकर क्या किया जाए, भाग लिया जाए। अब अगला आइए, आपका सूचना दिलवाई जाए। यानी कि सूचना आपका ये देना है, यहाँ से भी भाई क्वेश्चन बना है।
यदि अन्य न्यायाधीशों की सर्वसम्मति राय से किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव पास होता है तो इसकी सूचना कौन किसको देगा। तो आपका देखिए 4 ऑप्शन बनेगा, लेकिन पहले बता दें उत्तर। इसकी सूचना जो न्यायालय का रजिस्ट्रार होता है, याद रखिएगा। और हिंदी में जो लिखा गया था यूपी में आपका निबंधक, तो रजिस्ट्रार को ही हिंदी में हम क्या कहते हैं, निबंधक या पंजीकरण अपंजीकरण अधिकारी, यानी कि जो रजिस्टर्ड करता है विलेखों को। फिर एक बार देखिए, जब सर्वसम्मति राय से किसी जज को हटाने का प्रस्ताव पास हो जाता है तो ये क्वेश्चन यूपीजे में आ चुका है। इसकी सूचना कौन किसको देगा, तो जो न्यायालय का रजिस्ट्रार है, अर्थात हिंदी में जो न्यायालय का निबंधक है, वह इसकी सूचना महासचिव को देगा। याद रखिए किसको देगा, महासचिव को। और आपका कह सकते हैं कौन देगा, तो न्यायालय का अध्यक्ष न मारकर आ जाइएगा। कौन देगा, रजिस्ट्रार या निबंधक। बता जाएगा आगे आपका अनुच्छेद वाइज। अब भारत में आ जाइए। जब भारत में जहाँ तक बात है, जब भारत का राष्ट्रपति माने लोकसभा और राज्यसभा द्वारा आपका जो प्रपोजल पास किया गया है उस पर आदेश दे देता है, तो कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि कौन किसको सूचना देगा। लेकिन भारत में दूसरा कई जगह प्रावधान है, और वह आपका जो प्रावधान है, वह आपका है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देता है तो उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना किसको देंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को। यानी कि भारत में, फिर एक बार देखिए, यदि भारत का प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा सौंपता है तो वाइस प्रेसिडेंट इसकी तत्काल सूचना, देर नहीं करना है, किसको देंगे, तो लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला चला जाए आपका नियुक्ति आ जाइए। जहां तक नियुक्ति में देखिए, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये भी खूब क्वेश्चन बन चुका है, जाकर देखिएगा, कई बार बना है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की जो नियुक्ति होती है वह कैसे की जाती है। देखिए आपका 4 ऑप्शन इसमें भी भरमाऊ बनता है। पहला बन जाएगा महासचिव द्वारा, दूसरा बन जाएगा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा, तीसरा बन जाएगा आपका महासभा की सिफारिश पर आपका सुरक्षा परिषद द्वारा। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा बनेगा कि महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा समानांतर मतदान द्वारा। तो ये ऑप्शन सही है। देखिए कैसे चुना जाता है। अब जजों की लिस्ट भेज दी गई, उस लिस्ट पर सुरक्षा परिषद भी अलग वोटिंग करेगी और महासभा अलग वोटिंग करेगी, लेकिन जो वोटिंग होगा वह एक साथ होगा। फिर एक बार समझिए, कठिन है थोड़ा, यानी कि सबसे कठिन आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही है। फिर एक बार इसको समझिए, यानी कि महासभा अलग वोटिंग करेगी उन नामों पर, सुरक्षा परिषद अलग वोटिंग करेंगी, लेकिन अलग अलग समयों पर नहीं, एक ही समय पर। और जो व्यक्ति सुरक्षा परिषद और महासभा में बहुमत प्राप्त कर लेता है वह न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज नियुक्त हो जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा
एक ही समय में समानांतर वोटिंग द्वारा जजों की नियुक्ति होती है। और कौन व्यक्ति जज नियुक्त हो जाएगा? जो एक में बहुमत पाया हो कि दोनों में? दोनों में। लेकिन याद रखें, अलग अलग नहीं, अलग अलग होती है वोटिंग, लेकिन क्या समय क्या रहता है? एक ही। अब भारत में आ जाइए, बहुत पूछा जाता है, भारत में आखिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो भारत में आपका संविधान में बताया भी जाएगा, लेकिन एक लाइन तो याद रखिए। देखिए, इसकी नियुक्ति के लिए आपका संविधान जो वर्तमान समय में प्रावधान है, इतिहास न बताया जाए क्योंकि बहुत लंबा चल जाएगा। वर्तमान समय में जो प्रावधान है, आपका एक केस आया, इनरी प्रेसिडेंशियल रिफरेंस मामला। फिर मैं बता दूं, इनरी प्रेसिडेंशियल रिफरेंस मामला 1999 का है, यानी कि 1999 का। उसी आधार पर आज भी चल रहा है। उस केस में उच्चतम न्यायालय ने स्वयं यह निर्णय दिया कि जो उच्चतम न्यायालय में बना चयन मंडल होगा, चयन मंडल का मतलब कोलिजियम, इंग्लिश में कोलिजियम कहते हैं और हिंदी में चयन मंडल कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक चयन मंडल बनेगा जिसमें 5 जज रहेंगे, एक मुख्य न्यायमूर्ति और 4 अन्य न्यायमूर्ति। और ये 5 लोग मिलकर राष्ट्रपति को परामर्श देंगे कि इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया जाए। तो राष्ट्रपति सामान्यतः बाध्य हैं कि उनको जज बनाए। राष्ट्रपति बस एक काम कर सकता है कि एक बार पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट को लौटा सकता है कि कोलेजियम द्वारा एक बार इन नामों पर पुनर्विचार किया जाए। यदि कोलेजियम दोबारा उसी नाम को भेजती है तो अब राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं है उन लोगों को जज बनाने के अलावा। तो जो यूपीजे में आपका कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ से जो क्वेश्चन बना है वह ये बना है कि भारत में एक्चुअल पावर किस में है न्यायाधीश नियुक्त करने की? तो राष्ट्रपति में नहीं है वास्तविक शक्ति, वह तो केवल साइन कर देंगे और आपका मोहर मार देंगे। एक्चुअल पावर कोलिजियम में है, क्योंकि कोलिजियम जिसको चाहेगी वही सुप्रीम कोर्ट का क्या बनेगा? जज। हाई कोर्ट में भी यही नियम चलता है, लेकिन कोलिजियम का जो गठन होगा सुप्रीम कोर्ट में वह कम जजों से होगा। अगर हाई कोर्ट में जज बनाना है तो सेम नियम है, सुप्रीम कोर्ट में जो कोलिजियम बनी है वही राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी और राष्ट्रपति उन लोगों को हाई कोर्ट का जज बना देगा। हेलो, आवाज भी चेक कर लीजिए भाई। हेलो, देखिए आपका ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में भी बना है और प्री में भी कि एक्चुअल पावर किस में है। तो क्या मार्क कराएंगे? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं, बस किस में? कोलिजियम। कोलिजियम कितने से बनेगी? अगर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति करना है किसी व्यक्ति को जज के रूप में 5, और हाई कोर्ट में करना है तो 5 न मारिएगा, 3 मारिएगा। यानी कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति और 2 अन्य न्यायमूर्ति जिस नाम की सिफारिश करेंगे वही हाई कोर्ट का क्या बनेगा? जज।
ये देखिए, इस बात को लेकर हमेशा विवाद उत्पन्न होता रहता है और ये आरोप लगते हैं जजों पर कि जजों के लड़के ही जज बना दिए जाते हैं और इसमें भी रिजर्वेशन की मांग की जाती है। तो आपका इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि हायर जुडिशरी में रिजर्वेशन है कि नहीं, तो आपका जवाब रहेगा नहीं है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बहुत खतरनाक बिंदु है, क्योंकि एक हाई कोर्ट का जज भी बैठा रहेगा इंटरव्यू बोर्ड में और ऐसा कुछ न बोलिए कि उसकी भावनाएं क्या हो, आहत हो। अब वो अलग बात है क्या हो सकता है क्या नहीं, लेकिन बहुत आपका क्वेश्चन संभाल के और इसका जवाब देना है। आगे देखिए भाई, आपका यानी कि कैसे आपका एक्चुअल पावर किस में है। तो हमने फिर बताया कि आपका किसी न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के किसी जज को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, ये रट्टा मार कर जाना है। और भारत में सुप्रीम कोर्ट में कैसे जज बनाया जाएगा। अब आगे चलिए, आगे बढ़ा जाए, कार्यकाल देखा जाए, ये भी कई बार क्वेश्चन बना है। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, तो 9 वर्ष, 9 इयर्स। याद रखिएगा, फिर एक बार बताया जा रहा है। जज कितने होते हैं, टोटल 15, और एक जज कितने समय तक अपने पद पर बना रहेगा, तो आप क्या बताएंगे, 9 इयर्स। भाई इसको लिखवा जाएगा, लेकिन अच्छे से इसको तैयार रखिए। अब भारत का सुप्रीम कोर्ट आ जाइए। भारत के उच्चतम न्यायालय के जो जज हैं वह कितने साल के लिए नियुक्त होते हैं। देखिए ऑप्शन भरमाऊ, 2 साल, 8 साल, 9 साल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे, इनमें से कोई नहीं। कितनी एज तक ये लोग जज बने रहेंगे, एज निश्चित है, समय निश्चित नहीं है। तो कितनी एज तक, 60 साल, 62 साल, 65 साल, हाँ 65। बस एक लाइन, यानी कि फिर एक बार इसको कोरिलेट करिए तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, गलत न हो, कितने समय के लिए, 9 वर्ष। और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक आपका अपना पद धारण करेंगे, तो 3 ऑप्शन देगा, 60, 62, 65। तो क्या मारेंगे, 65। और हाई कोर्ट दे दे तो 62, ये नहीं कि 65। हाई कोर्ट अगर दे दे तो कितना, 62। अगला देखिए भाई, आपका देखिए आपका ये भी पूछा जा चुका है, मैंने कि सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है। जाकर भाई आज साल में देखिए कि सर जो ये कोरिलेशन करा रहे हैं लगभग 80% क्वेश्चन इससे आए हुए हैं कि नहीं। और जाकर आज कल छुट्टी ही रहेगी तो कम से कम एक बार न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चैप्टर को क्या करिए, पूरा एक बार पढ़ डालिए साल पेपर से। हम तो डिटेल में पढ़ाएंगे ही सोमवार से, लेकिन आपका भी कर्तव्य है कि एक बार जितने मॉडल आए हैं उसको क्या करिए अभी से, क्योंकि यूपीजे की वैकेंसी जल्द आ जाएगी और इसीलिए थोड़ा भागम भाग में भी पढ़ाया जा रहा है हल्का सा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ये जो जज हैं आपका, माने प्रत्येक 3 वर्ष में 5 जज पद मुक्त होते हैं और 5 नए चुने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बना है। फिर एक बार, आपका प्रत्येक आपका 3 वर्ष में 5 जज रिटायर होते हैं और उनकी जगह पर 5 जो जज हैं नए चुने जाते हैं। जैसे कि भारत में अगर देखा जाए तो भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि वह अस्थाई होते हैं, 65 वर्ष तक रहेंगे। लेकिन राज्यसभा में ऐसा प्रावधान है
कि राज्यसभा के 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 वर्ष में पदमुक्त होंगे और उनकी जगह 1/3 नए मेंबर क्या होते हैं, चुने जाते हैं। लेकिन किस सदन में भारत में? लोकसभा की राज्यसभा, राज्यसभा। तो कौन सदन भारत में अस्थाई है, कभी विघटित नहीं होता? तो वह है राज्यसभा। यानी कि देखिए आपका कैसे किया जाता है भाई, कैसे किया गया। राज्यसभा में सभी सदस्यों को नियुक्त कर दिया गया। कुछ सदस्यों का कार्यकाल 2 साल रखा गया, कुछ का 4 साल और कुछ का 6 साल। जब शुरुआत हुई 2 साल में 1/3 रिटायर हो गए, फिर चुने गए। 4 साल में 1/3 खत्म हो गए, 6 साल में 1/3। तो 6 साल के बाद आपका जो नियम था वो सही हो गया, यानी कि उसके बाद आपका ये क्रम क्या हो गया, सही हो गया। शुरुआती दौर में वो बताया जाएगा आगे। अगला ये योग्यता चला जाए, योग्यता से भी क्वेश्चन बना है। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए? 3 योग्यता याद रखिएगा और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन चुका है। पहला, वह उच्च नैतिक चरित्र का होना चाहिए, यानी कि करेक्टर लो हो कि हाई हो, तो उसका करेक्टर क्या होना चाहिए, हाई, यानी कि उच्च नैतिक चरित्र पहला। दूसरा आपका अपने देश के उच्च अपने देश के आपका कह सकते हैं कि उच्चतम पद पर हो न्यायपालिका में या रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि अपने देश में न्यायपालिका में वह उच्चतम पद पर हो, यानी कि या तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या अब जज से क्या हो गया हो, रिटायर हो, मतलब कि वर्तमान में हो। और रहा हो का मतलब क्या हुआ कि पहले था और अब क्या हो गया है, रिटायर। और तीसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रख्यात विधिवेत्ता हो, फेमस आपका जुरिस्ट हो या विख्यात विधिवेत्ता हो, प्रसिद्ध विधिवेत्ता हो। तो 3 योग्यता कौन कौन है, रट कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ये 4 योग्यता देगा और 1 योग्यता ऐसी रहेगी जो गलत रहेगी। तो 3 योग्यता याद रखिए, फिर मैं बता दूं। पहला क्या बताया गया, उच्च नैतिक चरित्र का। दूसरा अपने देश में उच्चतम न्यायिक पद पर क्या हो, रहा हो या है। और तीसरा आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि में आपका कैसा विधिवेत्ता हो, प्रसिद्ध, यानी कि इंटरनेशनल लॉ का क्या हो, जानकार हो। अब भारत में आ जाइए, बहुत पूछा जाता है। जहां तक भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है, वह 3 में से कोई अगर एक योग्यता धारण करता है तो वह न्यायाधीश बन सकता है। पहला तो ये है कि वह भारत का नागरिक हो और 3 हम बताएंगे योग्यता। उन 3 योग्यताओं में से कम कितनी योग्यता धारण करता हो, एक। रट्टा मार कर जाइएगा। ये पहली योग्यता है लगातार कम से कम 10 साल तक उच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता का काम किया हो, लगातार की गैप करके। कितने साल तक, 10 साल। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो, लगातार हो, तो कम से कम कितने दिनों तक उच्च न्यायालय में जज रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जा सकता है 5 साल। अभी हुए भी हैं। आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भी कुछ न्यायाधीश कहाँ पहुँचे हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं।
तो कम से कम कितना दिन यहाँ न्यायाधीश रहे होंगे? 5 साल। और तीसरा जो आपका लॉलीपॉप वाला है, यानी कि देखने में अच्छा लगता है लेकिन आज तक यूज नहीं हुआ, आपका पूछा खूब जाता है। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। पारंगत विधिवेत्ता मतलब कानून का क्या हो? जानकार हो। अब इस प्रावधान के तहत आज तक किसी भी पारंगत विधिवेत्ता या विख्यात विधिवेत्ता को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बनाया गया है। यहाँ 2 क्वेश्चन आपका ला में बनता है। पहला क्वेश्चन कि ये पारंगत विधिवेत्ता को कहाँ का न्यायाधीश बनाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए, क्या हमने और कहीं बताया कि केवल सुप्रीम कोर्ट में बताया? तो कहाँ का न्यायाधीश बनाया जा सकता है पारंगत विधिवेत्ता को? तो केवल और केवल क्या मार कर आना है? उच्चतम न्यायालय। दूसरा क्वेश्चन, किस पारंगत विधिवेत्ता को उच्चतम न्यायालय का जज बनाया गया? तो किसी को नहीं बनाया गया। तीसरा क्वेश्चन, पारंगत विधिवेत्ता को जज बनाया जाएगा, ये जो नियम है, प्रावधान है, कहाँ से प्रेरित हैं, किस देश से लिया गया है? तो वही एक देश है जो आज मातम मना रहा है और उसके विरोधी क्या मना रहे हैं? जलसा। अब आप एक कल्पना करिए, अमेरिका है अमेरिका से लिया गया है, यानी कि कल्पना करिए हजारों लोग मारे गए 9/11 में, अमेरिका का झंडा झुका रहेगा, मातम मनाएगा, और आज अफगानिस्तान में क्या मन रहा है? जलसा। यानी कि आपका जले पर क्या छिड़क देना? नमक। मैंने इतना कमजोर कभी अमेरिका दिखा नहीं। और लादेन ने भी भविष्यवाणी बहुत समय पहले कर दी थी कि जब बाइडेन आएंगे तब आपका इधर सही रहेगा, क्योंकि वह एक कमजोर व्यक्ति हैं। और जैसे अशरफ गनी कमजोर देश छोड़कर ही क्या किए? भाग लिए। तो बाइडेन अब देखिए होगा क्या कि पूरा विश्व देखिए धीरे धीरे अमेरिका को ही दोषी ठहरा रहा है, चीन भी ठहरा रहा है, उधर रूस भी ठहरा रहा है, जर्मनी भी अब धीरे धीरे कह रहा है कि गलती किए जल्दी निकल कर, और धीरे धीरे आपका जो तानाशाही होती है वो दूर होती है। तो धीरे धीरे माहौल बना रहा है। भारत क्या करे? न 3 में न 13 में, भाई रूस से भी संबंध बनाना है, अमेरिका से भी। तो भारत अपना गुप्त रूप से क्या कर रहा है? रणनीति बना रहा है कि क्या किया जाए। तो आगे देखिए भाई आपका, अब तो आ गया योग्यता, अब तो याद रहेगी। फिर एक बार देखिए, बहुत ज्यादा भरमाऊ क्वेश्चन बनता है। न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जज बनने के लिए कितनी योग्यता? 3। और सुप्रीम कोर्ट का भी जज बनने के लिए 3 में से कोई एक। और वहां तीनों एक साथ, यहाँ 3 में से कोई एक। अगला देखिए, अब कोरम देखा जाए। न्याय के ये भी क्वेश्चन बहुत बार बना है। कोरम, कोरम समझ रहे हैं कि नहीं? इंग्लिश शब्द है। कोरम मतलब गणपूर्ति, ना तो लिख लेना है, लिखवा भी जाएगा। कोरम का मतलब गणपूर्ति। अब आइए कोरम पर पहले आपका लोकसभा और राज्यसभा का बना बताइए कि कम से कम कितने % मेंबर लोकसभा में उपस्थित रहेंगे तो लोकसभा चल पाएगी। कोरम पूरा होगा तो कुल सदस्य संख्या का 10%, यानी कि 550 हैं, तो अगर 55 सांसद लोकसभा में मौजूद रहें तो लोकसभा चलेगी, और 54 रहेगा तो नहीं चलेगी। और अध्यक्ष द्वारा लोकसभा को क्या किया जाएगा? स्थगित। तब यहाँ भी सतर्क रहना है। न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कोरम कितना है? 9 जज, यानी कि जब तक कि कम से कम 9 जज न रहें तब तक न्याय का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय काम ही नहीं कर सकता।
काम नहीं करेगा। तो एक क्वेश्चन इस पर अच्छा बनता है कि न्यायालय के गठन के लिए, देखिए क्या क्वेश्चन बना है, थोड़ा घुमावदार, 15 नहीं मारना है, यहाँ क्वेश्चन घुमाना है। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गठन के लिए कम से कम कितने जजों का होना आवश्यक है। तो गठन के लिए कम से कम कितने जज की कोरम पूरा हो जाए, तो क्या मार कराएंगे, 9। तो 9 9 9 तीन जगह से याद रखना है। एक तो 9-11 आज हो गया, फिर आपका दूसरा कार्यकाल कितने साल के लिए, 9 ईयर के लिए, और फिर तीसरा आपका गणपूर्ति या कोरम कितने जजों में होगा, 9। यानी कि फिर एक बार समझिए, थोड़ा कठिन है। यदि कम से कम 9 जज हो, न्याय के 15 में से 9 जज चुने गए हों, तब न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो गणपूर्ति या कोरम पूरा होगा और न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय काम कर पाएगा। अगर 9 से कम जज हैं तो ये न्यायालय काम नहीं कर पाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, कोरम या गणपूर्ति। अब आइए, आपका भारत का उच्चतम न्यायालय जरूर पकड़े रहिए। भारत के उच्चतम न्यायालय में क्या कहीं कोरम का प्रावधान है कि नहीं, तो सामान्यतः नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि अगर कोरम पूरा न हो तो हाई कोर्ट से भी जज मंगा लिए जाएंगे कुछ समय के लिए, और रिटायर जजों को भी आपका बुलाया जा सकता है। लेकिन कोरम कितना हो, यानी कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट में कितने जज नियुक्त हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट काम करना शुरू करेगा, इस बारे में हमारा संविधान कोई प्रावधान नहीं करता। लेकिन अब लेकिन लगाकर भी पढ़ना है। लेकिन हमारा संविधान दो ऐसी कंडीशन बताता है अनुच्छेद 145 में, जहाँ की कम से कम 5 जजों द्वारा ही उस मामले की सुनवाई की जाएगी। अर्थात अगर मामला ऐसा है तो तभी सुनवाई की जाएगी जब कम से कम कितने जज हो, 5। दो कंडीशन याद रखिए। पहला कंडीशन है कि अगर संविधान का निर्वचन या इंटरप्रिटेशन करना है, संविधान की व्याख्या करनी है, तो कब कम से कम 5 जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और 5 जज मिलकर सुनवाई करेंगे कम से कम। तो पहला कंडीशन क्या मिला, जब किसका इंटरप्रिटेशन करना हो, कॉन्स्टिट्यूशन का। रट कर जाइए, ये आपका टीटी में आया था कि संविधान के निर्वचन के लिए कम से कम जजों की संख्या, तो जीएस वाले निर्वचन ही नहीं समझ पाए कि निर्वचन किस चिड़िया का नाम है। अरे निर्वचन मतलब व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, उसका अर्थ बताना हो, इसका मतलब ये हुआ। तो कम से कम कितने जज। और दूसरा, जब भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत क्या मांगता है, एडवाइजरी किससे मांगता है, सुप्रीम कोर्ट से। तो जब एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट का एक जज देगा कि 2 कि 3 कि 4 कि कम से कम 5 मिलकर। तो कितनी कंडीशन में कम से कम 5 जजों की आवश्यकता पड़ेगी ही। तो कितनी कंडीशन है, 2। पहला क्या है आपका, याद रखिए, संविधान का क्या करना हो, व्याख्या। और दूसरा रट्टा मारना है, जब भारत का राष्ट्रपति क्या करे, किससे सलाह मांगे, सुप्रीम कोर्ट से। अब तक सबसे बड़ी पीठ कितने की बनी है। अब एकदम धीरे धीरे फ्लो में आइए, क्योंकि वैकेंसी जैसे ही आएगी वैसे ही हल्का सा स्पीड बढ़ाने की बढ़ेगी, क्योंकि भाई हम पर भी दबाव है। इतना दिन बंद भी रहा और आपका खुलते ही, यानी कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, यानी कि खुलते ही कोचिंग, एग्जाम एग्जाम एग्जाम। तो प्रयास ये करिए कि भाई आप भी थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। 1.5 साल तो मौनी बाबा जैसे घर में पढ़े ही थे, तो दिमाग को खोलिए और थोड़ा बहुत स्पीड पढ़ने की क्या करिए,
बढ़ाई अगर इस बार देना है तब, और न देना हो तब तो अन्य राज्यों का दीजिए। आइए तो कोरम के लिए बताया गया, सबसे बड़ी पीठ बता दिया जाए तब आगे चला जाए। अब तक जो सबसे बड़ी पीठ बनी है वह केशवानंद भारती के केस में बनी है 13 जजों की। कितने जजों की? तो सबसे बड़ी पीठ किस केस में बनी थी? अब रटिए, केशवानंद भारती। कितने जज थे? 13। और बताया जाएगा। अगला देखिए भाई आपका, अब देखा जाए जो न्यायालय में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ये तो लगातार बताया जा रहा है। तो जब 15 न्यायाधीश होते हैं तो ऐसी दशा में उसमें जो होते हैं एक को न्यायालय का अध्यक्ष बनाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, एक अध्यक्ष हो गया उसी में से, और आपका 2 को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। उपाध्यक्ष में आपका बंटवारा कर दिया जाता है, प्रथम उपाध्यक्ष कर दिया जाता है और द्वितीय उपाध्यक्ष। यानी कि आपका अब बंटवारा करिए, 15 जजों में से एक को, माने न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 जजों में से एक जज को अध्यक्ष बनाया जाएगा और 2 को उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष में नाम रहेगा प्रथम उपाध्यक्ष और द्वितीय उपाध्यक्ष। तो टोटल आपका अध्यक्ष कितने होते हैं? 1, और उपाध्यक्ष पूछ सकता है कितने? 2। और इसके बाद बचा ही कितना? 15 में से 3 निकाल दीजिए तो कितना बचा? 12। यानी कि अन्य कितने बच गए? 12। अब देखिए यही पूछा जाता है, इनकी जो चुनाव होता है न्यायाधीशी करते हैं 3 वर्ष के लिए होता है। भाई रटे रहिए, माने किस न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया जाए और उपाध्यक्ष बनाया जाए ये न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही तय करता है। और एक अपने में से एक को अध्यक्ष बनाएगा और 2 को उपाध्यक्ष। लेकिन ये कितने दिन के लिए बनेंगे? 3 वर्ष। और अध्यक्षता भाई कोई किसी मामले में अध्यक्षता कौन करेंगे? अध्यक्ष। अध्यक्ष न रहे तो कौन करेंगे? प्रथम उपाध्यक्ष। प्रथम उपाध्यक्ष न रहे तो द्वितीय। अब क्रम बना लीजिएगा, कौन अध्यक्षता करेगा? अध्यक्ष नहीं रहेगा तो, नहीं रहेगा ये तो द्वितीय। भाई यही तो, ये भी 3 साल ही होगा। हाँ, सबका 3 साल भाई। अगला देखिए, भारत का उच्चतम न्यायालय आ जाइए। भारत के उच्चतम न्यायालय में केवल और केवल एक CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति होता है। अन्य आपका उपाध्यक्ष इत्यादि नहीं होते, अन्य है। यानी कि एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा और उपाध्यक्ष का कहीं कोई प्रावधान भारत में नहीं है। तो भारत में केवल एक हो गया CJI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब अगला आइए, आगे देखा जाए भाई आपका सलाह मंगवाइए। आपका एडवाइजरी अभी हमने बताया भी था, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है। यानी कि आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से भी बना है और भारत के सुप्रीम कोर्ट से तो बनता ही रहता है। तो पहले हम बताते हैं न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर, अब 2 दिमाग में याद रखना है। अगर मैं संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर बताऊं तो आपका अलग है, और अगर मैं भाषा चेंज करूं और ये बताया जाए कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का चार्टर, तो वह चार्टर अलग है। तो हम ये याद रखिए, दोनों अलग अलग। क्या बोला जा रहा है, क्या इसमें पूछा जा रहा है, वह भी दिमाग में रखना पड़ेगा। तो अभी शुरू नहीं हुआ चार्टर, आपका पहले UNO चार्टर बताया जाएगा और उसी से कोरिलेट करके क्या बताया जाएगा?
जो 70 अनुच्छेद हैं, कम से कम 35-36 अनुच्छेद तो याद ही करने पड़ेंगे न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए। तो फिर एक बार देखिए, सलाह मंगवा दिया जाए और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से जो एडवाइजरी या सलाह मांगी जाती हैं वह संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के आर्टिकल 96 के तहत आ चुका है। किसके तहत? अब क्वेश्चन ये बना है, अच्छा क्वेश्चन, कि कौन सलाह मांगता है और किससे मांगता है। तो आपका सलाह महासभा मांग सकती है किसी भी मुद्दे पर, याद रखिए कौन मांग सकता है। दूसरा, सुरक्षा परिषद मांग सकती है किसी भी मुद्दे पर। तो पहला ऑप्शन ये देखना है कि राय कौन मांगता है, तो महासभा, सुरक्षा परिषद, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार कर आएंगे? दोनों। ये पहला। लेकिन और भी है, ये नहीं कि समाप्त हो गया। महासभा द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर जो अन्य अंग या विशिष्ट एजेंसियां हैं, यानी कि आपका अन्य अंग जो बचे और विशिष्ट एजेंसियां बची, वह किसके द्वारा अथराइज करने पर सलाह मांग सकती हैं? तो किसके द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर? महासभा। यानी कि मान लीजिए कि यूनेस्को या आपका यूनिसेफ न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से या राय मांगना चाहता है तो डायरेक्ट नहीं पहुंच जाएगा। किसके द्वारा अथराइज करने पर मांगेगा? महासभा। और एक पॉइंट और याद रखना है कि सुरक्षा परिषद और महासभा तो किसी भी विषय पर राय मांग सकती हैं, लेकिन जो अन्य एजेंसियां हैं या अन्य अंग हैं, सभी मुद्दों पर राय नहीं मांग सकते। केवल उन मुद्दों पर मांग सकते हैं जो उनके क्षेत्राधिकार के क्या हैं? अंदर। यानी कि अपने क्षेत्राधिकार के बाहर के मामलों में उन्हें राय मांगने का अधिकार नहीं है, भले ही महासभा ने उन्हें प्राधिकृत किया हो। तो अब आगे देखना है कि क्या न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राय देने के लिए, सलाह देने के लिए बाध्य है कि नहीं है? तो बाध्य नहीं है। और उसकी अगर राय आ भी गई तो आपका उस राय को मानने के लिए महासभा, सुरक्षा परिषद या अन्य एजेंसियां भी बाउंड नहीं है। यानी कि न तो उधर बाध्यता और न ही इधर। यानी कि न तो देने में राय बाध्यता या सलाह और न मानने में। अब भारत का उच्चतम न्यायालय थोड़ा देखिए भाई, बहुत संविधान विशेषज्ञ बैठे भी हैं और आपका लाइव क्लास भी पढ़ रहे हैं, और आपका कह सकते हैं कि भाई 15,000, 20,000, 22,000 लोग इस वीडियो को बाद में भी देखते हैं, क्योंकि आपका कितने लोगों ने वीडियो देखा ये आपका व्यू आता रहता है, उस पर माने इंडिकेट करता रहता है। तो शाम तक लगभग 10,000 लोग देख लेते हैं। माने आज जैसे पढ़ा जा रहा है और शाम तक आते आते 10,000 लोग रात तक देख लेते हैं। तो ऐसी दशा में तमाम संविधान के ज्ञाता भी होंगे देखने वाले, तो ऐसा हम पर भी ज़्यादा दबाव है कि भाई एक शब्द अगर गलत निकल गया तो फिर आपका उसको बैक नहीं किया जा सकता लाइव क्लास में। क्लास में तो भाई पीछे हट जाएगा आदमी, वहाँ कहाँ सुधार करेंगे। तो आइए आपका देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सलाह मंगवाई जाए तो इसके लिए देखिए 4-5 अनुच्छेद, एक क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले आपका 143 पढ़ेंगे। कौन सा अनुच्छेद? 143। फिर आपका जो पढ़ेंगे 131 का परंतुक, यानी कि
आर्टिकल 131 का प्रोविजो पढ़ना है। फिर आपका जो पढ़ना है आर्टिकल 141 पढ़ना है और फिर आपका आर्टिकल 145 पढ़ना है। यानी कि 4 कम से कम अनुच्छेद एक साथ पढ़िएगा जब भारत के उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति क्या मांगे एडवाइजरी। देखिए कहाँ से कैसा क्वेश्चन बनता है, एक एक करके देखा जाए भाई कैसे सलाह मांगी जाती है। इस बिंदु पर आइए। देखिए भारत का राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी नहीं मांगता। ये नहीं कि अपने मन से मांग दे। जो विधि मंत्रालय है यानी कि भारत सरकार का जो लॉ डिपार्टमेंट है वह क्वेश्चन तैयार करता है। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी को वह प्रश्न भेजा जाता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, आप एक बार इसको चेक कर लीजिए। भारत का महान्यायवादी उन प्रश्नों को ओके करता है, तब आपका उन प्रश्नों को कैबिनेट द्वारा आपका भारत के राष्ट्रपति को भेजा जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति अपने मन से नहीं मांग लेता सलाह, ये किसके परामर्श से मांगता है, कैबिनेट या मंत्रिमंडल। फिर भारत का राष्ट्रपति उन प्रश्नों को सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा तो ऐसी दशा में पहला क्वेश्चन किस आर्टिकल के तहत परामर्श मांगने के लिए क्वेश्चन भेजेगा, तो 143 यानी कि आपका 143। तो भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी मांगता है, किस आर्टिकल के तहत मांगता है, तो पहला यही याद करना है, कौन सा अनुच्छेद 143। अब आइए किस बिंदु पर मांग सकता है, ये भी पूछा गया। तथ्य के प्रश्न पर, विधि के प्रश्न पर, यानी कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे, दोनों। तथ्य के प्रश्न पर भी और कौन से प्रश्न पर, विधि के भी। अगला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। किसी विवाद के उत्पन्न होने के पूर्व मांगा जा सकता है सलाह, कि विवाद उत्पन्न होने के पश्चात, कि दोनों। रट कर जाइएगा, दोनों। यानी कि अभी विवाद उत्पन्न होने की संभावना है तब भी मांगा जा सकता है, और विवाद उत्पन्न हो गया तब भी। अगला क्वेश्चन, क्या उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है? नहीं, बाध्य नहीं है। और क्या भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो आपका जवाब रहेगा बाध्य नहीं है। अब यही क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में अटैक करता है प्री में, अच्छा, कि कब भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य होता है। तो वही पॉइंट अब आगे पकड़ना है। यदि भारत के राष्ट्रपति ने एडवाइजरी मांगी है और वह जो विषय है वह अनुच्छेद 131 के प्रोविजो में आ जाता है, तो ऐसी दशा में भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को राय देने के लिए बाउंड है, बाध्य है। फिर एक बार देखिए, कब भारत का राष्ट्रपति माने कब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को राय देने के लिए बाध्य होता है, तो बस एक लाइन रटना है, जब मामला किससे रिलेटेड हो, आर्टिकल 131 के किससे, प्रोविजो से, और आपका तब तो प्रोविजो में है क्या, बस एक लाइन हम बता दें कि अगर किसी राजा, महाराजा, जमींदार इत्यादि से
26 जनवरी 1950 के पहले कोई संधि की गई थी, कोई करार किया गया था और उस करार के बारे में व्याख्या करना है, विवाद उत्पन्न हो गया तो आपका कहीं केस दायर नहीं होगा, तो केस कहीं भारत में दायर ही नहीं हो सकता। तो एक उपाय है कि भारत का राष्ट्रपति किससे एडवाइजरी मांग ले, सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी देने के लिए इस मामले में क्या होगा, बाउंड। अगला ये भाई, जब सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी देगा तो अभी बताया गया कोरम, तो कितना कम से कम कोरम होना चाहिए, अभी इसके पहले बताया गया था। सलाह में कम से कम कितने जज की पीठ बैठेगी तो सलाह देगी, 5। तो कौन सा अनुच्छेद हमने बताया था, 145। और जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी देगा वह जुडिशियल प्रेसिडेंट का काम करेगा, यानी कि न्यायिक पूर्व निर्णय, या वह नजीर बनेगा और भारत के सभी न्यायालय उसको मानने के लिए क्या होंगे, बाध्य। राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, लेकिन कौन बाध्य होंगे, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, याद रखिए, नजीर का काम करता है। अगला देखा जाए भाई, आपका सलाहकारी अधिकारिता हो गई। अब हम देखते हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत, यानी कि ये पिछली बार यूपीजे में आया है कि इंटर इंटर अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। अनुच्छेद पूछा था पिछली बार, तो रट कर जाना है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत या सोर्सों का उल्लेख न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि, फिर वही दिमाग में रखना है, संयुक्त राष्ट्र मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 30 में, इस बार अनुच्छेद पूछा था 37, 38, 39, 40, तो किस अनुच्छेद में, 38, 38 में। और 38 जो आर्टिकल हैं ये यूएनओ चार्टर का है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, तो यूएनओ न मार कर आएगा, ये किसका आर्टिकल है, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। भाई कम से कम अभी शुरुआती दौर में हम बताएंगे 4 स्रोत हैं, उसमें कहाँ से क्या पूछा जाता है, लेकिन कम से कम ये तो याद रखिए कि स्रोत किस आर्टिकल में, एक लाइन तो याद रखिए शुरुआती दौर में, ताकि पढ़ाते समय एक बार और दोहरा दिया जाए। तो किस आर्टिकल में, 38। अब भारत में तो आईपीसी, सीआरपीसी और संविधान तमाम है, क्या बताया जाए स्रोत। अब आइए न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का प्रभाव देखा जाए। देखिए जो निर्णय का प्रभाव होता है ये भी बहुत पूछा जाता है, और आपका जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय होगा, अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है, जजमेंट इन पर्सोनम यानी कि व्यक्तिबंधी होगा कि जजमेंट इन रेम होगा यानी कि सौरबंधी, दोनों इनमें से कोई नहीं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो दोनों जजमेंट को पहले समझिए, आपका फिर बताया जाए। अगर कोई निर्णय हम ये कहें कि जजमेंट इन पर्सोनम है, हिंदी में व्यक्तिबंधी है, इसका मतलब ये हुआ कि उस निर्णय से केवल और केवल जो मुकदमे के पार्टी हैं, मुकदमा का पक्षकार हैं, वही बाध्य होता है, अन्य लोग बाध्य नहीं होते। और अगर मैं कभी कहूँ कि जजमेंट इन रेम, अर्थात इसका मतलब हुआ कि उस निर्णय से पूरा विश्व बाध्य होता है, पूरा संसार उस निर्णय को मानने के लिए क्या होता है, बाध्य। तो तुरंत एविडेंस में दिमाग ले जाना है
कि जजमेंट इन रेम का प्रावधान खूब पूछा जाता है। सर्वबंधी निर्णय, लोकलक्षी निर्णय, विश्वव्यापी निर्णय, या इंग्लिश में एक लाइन कहते हैं जजमेंट इन रेम एविडेंस की किस धारा में, तो 41 बताया भी जाएगा किस धारा में है। अब आगे फिर बैक होइए। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय कैसा प्रभाव रखेंगे, तो सर्वबंधी नहीं, केवल कैसा, व्यक्तिबंधी। तो व्यक्तिबंधी में अभी हमने बताया कि उस निर्णय से कौन बाध्य होंगे, पूरा संसार की पक्षकार। भाई व्यक्तिबंधी अभी बताया गया ना, कौन बाध्य होगा, पक्षकार। तो एक पक्षकार बना दिया जाए, और पक्षकार जो सबसे ज्यादा विवाद देख ही रहे रहता है, इधर भारत हो गया और इधर कौन हो गया, पाकिस्तान। भारत और देखिए, भारत ने या पाकिस्तान ने, भारत ने न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोई मुकदमा किया पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसी दशा में आपका मान लीजिए भारत जीत गया, पाकिस्तान हार गया, तो यह जो फैसला है केवल भारत पाकिस्तान बाध्य होंगे इस फैसला से, यानी कि वाद के पक्षकार बाउंड होंगे कि पूरा विश्व, तो पूरा विश्व नहीं, केवल और केवल कौन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, बहुत अच्छा मॉडल बनता है, यहाँ लोग गलत करके आ जाते हैं, कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो भी फैसला देता है उससे केवल पक्ष का, जो राज्य पक्षकार, मुकदमे के पक्षकार राज्य हैं, उसी पर बाध्यकारी होता है। और एक पॉइंट और, केवल उसी विषय पर, यानी कि जिस विषय पर फैसला दिया गया है केवल उसी विषय पर। अब भारत के उच्चतम न्यायालय में जोड़िए, क्या भारत का उच्चतम न्यायालय व्यक्तिबंधी निर्णय दे सकता है कि सर्वबंधी की दोनों, यानी कि पर्सोनम की रेम वाला की दोनों, तो दोनों मार कर आइएगा। अर्थात भारत का उच्चतम न्यायालय ऐसा भी निर्णय दे सकता है जिससे पूरा भारत बाध्य हो, और ऐसा भी निर्णय दे सकता है जो केवल और केवल किसके बीच लागू हो, पक्षकार। अब आइए अगला देखा जाए आपका नियम, नजीर पर आ जाइए। नजीर सुने हैं ना, नजीर मतलब उदाहरण पैदा करना। अब ना सुने तो बताना ही पड़ेगा भाई, क्या किया जाए। नजीर मतलब उदाहरण, उदाहरण मतलब दृष्टांत। कहा जाता है ना कि ये लड़की नजीर बन गई, तो ये लड़का नजीर बन गया, यानी कि लोग आपका उदाहरण देते हैं कि देखो क्या बन गया और तुम वहीं के वहीं रह गए, क्यों रह गए, तुम भी मेहनत करो, तुम भी बनो, तो ये नजीर दिया जाता है। जैसे कि आपका मैंने अफगानिस्तान का भी नजीर दिया जाएगा भविष्य में, कि 2.5-3 लाख सैनिक थे और सब डरपोक निकले, और डर कर क्या किए, भाग लिए। राष्ट्रपति भी डरपोक निकले, अब कितना दिन जीते, 10 साल 5 साल भाई ये सही बात है, कितना दिन आप जिंदा रहेंगे तो अलग बात है भाई। देखिए नजीर मतलब ये आप ध्यान से समझिए, न्यायिक पूर्व निर्णय। न्यायिक पूर्व निर्णय का मतलब हुआ जुडिशियल प्रेसिडेंट, अर्थात किसी उच्चतर न्यायालय का दिया गया ऐसा निर्णय जिसमें कोई तथ्य से संबंधित या विधि से संबंधित नया सिद्धांत प्रतिपादित किया गया हो, और उन सिद्धांतों को मानने के लिए जितने न्यायालय उस देश में हैं वे सभी न्यायालय बाध्य होंगे। अर्थात भारत का उच्चतम न्यायालय जो निर्णय देता है वह निर्णय नजीर का काम करेगा, और नजीर का उल्लेख AIR में है। वकील के चेंबर में जाइए तो ऑल इंडिया रिपोर्टर AIR रखा है, तो वो नजीर ही तो है। आपका न्यायिक पूर्व निर्णय को ही हम क्या कहते हैं, नजीर।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी पहले निर्णय दिए गए हैं उसी किताब में छपे हुए हैं और उसी को हम कोर्ट में जाकर क्या करते हैं, पेश। कि हजूर इसी मामले में, ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया, अतः इसे नज़ीर मानते हुए आप भी ऐसा करिए, तो इसी को कहा जाता है नज़ीर। तो अब यहाँ से भी क्वेश्चन आपका ध्यान में रखना है। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो निर्णय है वह नज़ीर नहीं बनता, यानी कि आगे आने वाले मामलों में पूर्व निर्णय का काम नहीं करता। फिर एक बार देखिए, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो निर्णय देगा वह पूर्व निर्णय के रूप में या नज़ीर के रूप में काम नहीं करता। तो तुरंत भारत का उच्चतम न्यायालय आ जाइए। क्या भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय नज़ीर या जुडिशियल प्रेसिडेंट या न्यायिक पूर्व निर्णय का काम करेगा कि नहीं? करेगा। और अनुच्छेद 141 हमारे संविधान का है, स्पष्ट बताता है कि उच्चतम न्यायालय जो भी निर्णय देगा पूरे भारत के न्यायालय उसे मानने के लिए क्या होंगे? तो नज़ीर का संवैधानिक आधार कौन सा अनुच्छेद है? पूछा जा चुका है नेट में कि आपका जुडिशियल प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस बताइए, कौन सा आर्टिकल? 141। अगला देखिए भाई आपका, अब अगला देखा जाए, अगर न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोई फैसला देता है तो उस फैसले के विरुद्ध क्या उपाय हैं, ये भी पूछा जा चुका है। देखिए 4 ऑप्शन देगा। अपील होगी। तो अब बताइए, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से बड़ा तो कोई न्यायालय ही नहीं है, तो अब अपील का कहीं कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा न्यायालय कौन है? न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो पहला ऑप्शन देगा अपील होगी, तो ये अपील नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन ये देगा कि निर्देश या रिफरेंस होगा, वो भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन देगा पुनर्विलोकन होगा, वो भी नहीं है। चौथा देगा रिवीजन, या इसको कहते हैं निगरानी, या पुनरीक्षण कराया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको खोजना है। तो फिर एक बार याद रखिए, अगर न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोई निर्णय देता है तो उस निर्णय का रिवीजन, इंग्लिश में रिवीजन, हिंदी में निगरानी, नहीं उर्दू में निगरानी और हिंदी में पुनरीक्षण कहा जाता है। तो क्या उपाय है, क्या कराया जाएगा? रिवीजन। अब समय भी पूछा जाता है कि कितने साल के अंदर रिवीजन के लिए एप्लीकेशन देंगे, तो 10 ईयर, कितने साल? फिर एक बार हम बता रहे हैं, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अगर कोई निर्णय दिया है तो उस निर्णय का पुनरीक्षण कराया जा सकता है, लेकिन पुनरीक्षण कितने साल के अंदर करा सकते हैं न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से? तो निर्णय दिए जाने के कितने दिन के अंदर? 10 वर्ष, 10 ईयर। अब भारत का सुप्रीम कोर्ट आइए, जब भी उच्चतम न्यायालय भारत का पढ़िए कि क्या कर सकता है, तो पहला ये बताइए, भारत में अब सबसे बड़ा न्यायालय कौन है? उच्चतम न्यायालय। तो क्या कहीं और अपील अब जाएगी इंग्लैंड या विदेश में? नहीं, क्योंकि भारत का उच्चतम न्यायालय अब सबसे बड़ा अपीली न्यायालय भी है। तो आपका 2 अनुच्छेद कवर करना है, एक 137 और एक 142। यानी कि जब भी आप भारत का उच्चतम न्यायालय पढ़िए कि भारत का उच्चतम न्यायालय जब एक बार फैसला दे दिया तो उसके बाद क्या कर सकता है, तो आपका जवाब रहेगा अपने ही निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है, अपने ही जजमेंट पर पुनर्विचार कर सकता है,
तो पुनर्विलोकन अपने निर्णय का करा दीजिए किस आर्टिकल में 137। तो भारत का उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है तो किस अनुच्छेद में 137। और अगर उसे लगे कि न्याय की हत्या हो जाएगी तो फिर से पुनर्विचार कर सकता है। यानी कि अब आइए आपका क्रम बनाया जाए। एक बार फैसला सुना दिया, ठीक, फिर अनुच्छेद 137 के तहत जाइए तो चौथी बार फैसला उसी बिंदु पर सुनाया, दूसरी। और एक उपाय और है, आपका अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसी मामले में चौथी बार सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुना सकता है, तीसरी बार। तो जो दूसरी बार सुनाएगा वह अनुच्छेद 137 से गवर्न होगा, तीसरी बार सुनाएगा 142 से गवर्न होगा। अब इसको कहा क्या जाएगा, थोड़ा लीगल भाषा में आइए। अपने ही निर्णय का पुनर्विलोकन तो आपका दूसरी बार में हुआ, और अपने ही निर्णय के पुनर्विलोकन का पुनर्विलोकन, यानी कि अपने ही निर्णय के पुनर्विलोकन का पुनर्विलोकन, यानी कि फिर से एक बार सुनवाई, एक बार दोबारा सुनवाई की, आप चौथी बार सुनवाई उसी मामले में, तीसरी बार। इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन। अशोक रूपा हुर्रा, याद रखिए, बताया जाएगा क्या कहा जाता है। उपचारात्मक याचिका, दोषहारी याचिका, कष्ट निवारण याचिका, जो भी पूछे, इंग्लिश वर्जन याद रखिए। यूपी में पूछा था रिफॉर्मेटिव पिटीशन, सुधारात्मक याचिका पूछा था। तो भाई जो भी आए एक दो लाइन याद रखिए, क्यूरेटिव पिटीशन, आगे बताया जाएगा। तो भारत का उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय का क्या कर सकता है, तो बस एक लाइन, पुनर्विलोकन। अगला देखिए भाई आपका, अब नियम बनवाइए। देखिए, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपनी प्रक्रिया का नियम स्वयं बनाता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट हमारा बताइए, क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा रूल या नियम बनाया जाता है कि नहीं अपनी प्रक्रिया का, तो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 145 यानी कि 145। फिर याद रखिए, उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत नियम बनाता है, तो अनुच्छेद 145। अगला देखिए, अब ये अगला आया कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन पक्षकार हो सकते हैं। हम आप जाएंगे कि राज्य जाएगा, भाई बताइए कौन जाता है। मान लीजिए कि हम जाना चाहते हैं, तो कैसे जाएंगे, क्या डायरेक्ट पहुंच जाएंगे? डायरेक्ट नहीं पहुंचना है, क्योंकि वहाँ पक्षकार स्टेट होते हैं, राज्य होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जाना चाहता है प्राइवेट, तो कैसे जा सकता है, डायरेक्ट नहीं, अपने राज्य के माध्यम से, रटे रहिए। यानी कि भारत सरकार आपकी ओर से न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा कर सकती हैं, लेकिन आप चाहें कि हम डायरेक्ट चले जाएं, ये संभव नहीं है। तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पक्षकार कौन होते हैं? व्यक्ति होते हैं, राज्य होता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए, राज्य। व्यक्ति कैसे न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा सकता है? सीधे अपने राज्य के माध्यम से, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किसके माध्यम से? सीधे नहीं, भारत पाकिस्तान लड़ाई कर ले लेकिन यहाँ के व्यक्ति नहीं जा सकते, याद रखिए। आगे देखिए आपका अगला, अब सुप्रीम कोर्ट में आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट में दो तीन और हैं, शायद समाप्त हो जाए क्योंकि बहुत आपका, लेकिन निश्चित तौर पे यहाँ से क्वेश्चन भाई फिर बताया जाए, आपका हो सकता है 90% मिल जाए, पर आपका 10% के लिए ही
पूरा पंचौरा करना पड़ेगा जो आर्टिकल है, लेकिन 90% अब चांस हो रहा है क्योंकि सब क्वेश्चन तो बता ही दिए गए, बच ही क्या रहा है। अब आइए आपका अगला देखा जाए, आपका पक्षकार के बाद आगे वेतन देखा जाए। जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों को वेतन मिलता है वह वार्षिक मिलता है, यानी कि वर्ष के हिसाब से मिलता है कि एक वर्ष में इतना। अब बताइए भारत के उच्चतम न्यायालय के जजों को जो वेतन दिया जाता है मासिक होता है कि सेमेस्टर वाइज, माने 6 माह में, कि वार्षिक? मासिक। लेकिन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वार्षिक, पैरटे रही है, और यहाँ कैसा? मासिक। भाई वार्षिक नहीं, हर एक माह दिया जाता है। अगला ये, अब न्याय का अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वह ओपन कोर्ट होगा, खुला न्यायालय होगा। खुला न्यायालय का मतलब जितने लोग आ सकते हैं आए, और सबके सामने कार्यवाही होगी, किसी के पीठ पीछे नहीं। अब तो लाइव प्रसारण भी होता है, यानी कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाहियों का लाइव प्रसारण भी होता है और आप देख सकते हैं, इसमें शक नहीं है। तो क्या भारत का उच्चतम न्यायालय खुला न्यायालय है कि बंद न्यायालय? खुला न्यायालय। तो पूछा जाता है एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे, आपका अनुच्छेद 145 का क्लाज 4, याद रखें अनुच्छेद 145 का कौन सा क्लाज 4। जैसे ही ओपन कोर्ट पढ़िएगा एक क्वेश्चन कोरिलेट करके आ रहा है आपका, चूंकि कई लोग भाई आपका उत्तराखंड भी डाले हैं तो उत्तराखंड में ज़्यादा ये क्वेश्चन आया है। उच्चतम न्यायालय खुला न्यायालय होगा तब मारिएगा 145 अनुच्छेद। सीआरपीसी में ज़्यादा पूछा गया है, आपराधिक न्यायालय खुला न्यायालय होगा सीआरपीसी की धारा में? तो 327 है भाई, 37 नहीं है, 327 में है। और सीपीसी में सिविल न्यायालय खुला न्यायालय होगा तो सीपीसी की धारा 153 का बी या ख। ये पिछली बार उत्तराखंड जे में आया था और ये तो कई बार आ चुका है, यूपी बिहार से लेकर, बिहार में भी आया था कि किस धारा में है कि आपराधिक न्यायालय खुले न्यायालय होंगे। तो सीआरपीसी की कौन सी धारा? 327। सिविल न्यायालय खुले न्यायालय सीपीसी की कौन सी धारा? 153 बी। ख भी आता है हिंदी में। और उच्चतम न्यायालय भी बंद न्यायालय होगा कि खुला? आपका खुला न्यायालय होगा। कौन सा अनुच्छेद? हाँ, ये तीनों याद रखिए एक साथ। अगला देखिए, पिछली बार यूपी जे में ये क्वेश्चन बना है जो बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों पर किसका साइन, किसका हस्ताक्षर होता है। देखिए, दे देगा अध्यक्ष का, दूसरा दे देगा रजिस्ट्रार का, यानी कि रजिस्ट्रार को अभी हमने बताया हिंदी में क्या लिखा रहेगा? निबंधक। क्या लिखा रहेगा? रजिस्ट्रार का। अध्यक्ष और रजिस्ट्रार दोनों का, इनमें से कोई नहीं। ये पिछली बार क्वेश्चन आया है। तो जो न्यायालय निर्णय देता है उस पर अध्यक्ष का भी हस्ताक्षर होता है न्यायालय का, और जो रजिस्ट्रार न्यायालय का है उसका भी साइन होता है। तो क्या मार्क कराएंगे? किसका हस्ताक्षर? अध्यक्ष का कि निबंधक का कि दोनों का? दोनों का। और भारत में तो जजों का ही होता है। इसके बाद एडहॉक जज, तो एडहॉक जज बना दिया जाए। एडहॉक जजों की भी नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट में, और भारत में भी होती, नहीं, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत में भी होती हैं। तो तुरंत बताइए, जो तदर्थ न्यायाधीश हैं, खूब पूछा जाता है, आईएएस में पूछा गया है। एडहॉक जो जज हैं, अब पहले न्याय के, लास्ट चल रहा है ये, एक दो मिनट और भाई, पहले न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मामले में देखिए, ध्यान से देखना है।
मान लीजिए कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज हैं, ठीक, और 15 जजों में से पूरा मिलकर सुनवाई कर रहे हैं। और मान लीजिए भारत और कहाँ का मामला है, पाकिस्तान, और इन 15 जजों में से भारत का भी एक न्यायाधीश है। तो ऐसी दशा में समता बनाए रखने के लिए पाकिस्तान से कहा जाएगा कि आप अगर चाहें तो एक अस्थाई न्यायाधीश यानी कि एडहॉक जज अपनी ओर से क्या कर सकते हैं, इस मामले में नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि भारत का एक जज इस पीठ में है। तो वहीं एडहॉक जज सबके लिए नहीं, केवल उस मामले के लिए। तो अब दोनों बराबर हो जाएंगे। एक भाई आपका एक जज भारत का पहले से है, इस समय है भी, भंडारी जी हैं, दलबीर भंडारी। तो अगर कोई भारत पाकिस्तान में विवाद होता है, और जैसे कि कुलभूषण जाधव के मामले में हुआ, और आपका तो भाई भारत का जज था, तो पाकिस्तान ने भी एक एडहॉक जज अपनी ओर से क्या किया, नियुक्त किया। तो पाकिस्तान ने जो वकील बुलाया था इंग्लैंड से, कई करोड़ दिया, और भारत में 1 रुपया लेकर और हरीश साल्वे पहुंच गए न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पैरवी करने, और जीता भी भारत, और करोड़ों पाकिस्तान का क्या हुआ, डूब गया। अब ये भी है कि सांप को दूध पिलाएंगे तो भाई संभावना है कि आपको भी एक दिन क्या करेगा, डस लेगा। तो अब देखिए आपका 1-2 माह में स्थिति बदलेगी। अब तालिबानी समझ रहे हैं कि हमारे आगे कोई नहीं टिक पाएगा, अब पाकिस्तान पर भी हम क्या कर लें, कब्जा। और धीरे धीरे माहौल गर्म हो रहा है, और आपका जनता भी साथ दे रही है कि पाकिस्तान ने ही अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया है। तो ऐसी दशा में अब धीरे धीरे पाकिस्तान पर बम विस्फोट अटैक 1 माह के अंदर देखिएगा ये शुरू हो जाएगा, यानी कि आपका 1 माह के अंदर ही, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस प्रकार आपका सुप्रीम कोर्ट में लास्ट बता दिया जाए भाई, क्या भारत में एडहॉक या तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है कि नहीं है, और किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद सहित याद रखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127। कौन सा अनुच्छेद। अब अगला लास्ट वाला क्वेश्चन कि तदर्थ न्यायाधीश कहाँ नियुक्त किए जा सकते हैं, गलत ना हो किसी भी हाल में, उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। दोनों में नहीं भाई, कहाँ दोनों में, यही तो गलती करके लोग आते हैं। फिर एक बार, ठीक है भाई, अब आपका देखिए हर एक चीज नहीं जान सकते, वो अलग बात है, कुछ तो गलतियां होंगी ही, और जब गलती होगी तभी तो सुधार होगा। जब आपको गलती का एहसास होता होगा तो घर पर जाकर कम से कम बेयर एक्ट खोल कर देखेंगे कि आर्टिकल 127 में एडहॉक जज केवल और केवल कहाँ अपॉइंट किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो जाकर कम से कम 10-15 अनुच्छेद खोजेंगे, सुप्रीम कोर्ट का कुछ खोजेंगे, कुछ हाई कोर्ट का खोजेंगे, हाई कोर्ट में नहीं मिलेगा तो केवल कहाँ मिलेगा, तो लास्ट में एडहॉक जज भारत में कहाँ नियुक्त होते हैं, किस न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, दोनों के, इनमें से कोई नहीं, तो केवल और केवल कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। इस प्रकार हमने प्रयास किया लास्ट में कि एक न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को मथा गया, अच्छी अच्छी बातें, और उसको कोरिलेट कहाँ से किया गया, आपका मैंने कह सकते हैं कि आपका भारत के सुप्रीम कोर्ट से, और काफ़ी अच्छा भी रहा, इससे आपका सुप्रीम कोर्ट भी कुछ हद तक क्या हो गया, तैयार। तो अभी आपका 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, और फिर आपका एविडेंस चलेगा। सोमवार को भाई लिखवाया जाएगा, आज लिखवाना था लेकिन अब ये बीच में फंसा था और पूरा समय ले लिया, मैंने ज़्यादा समय ले लिया। हम समझे थे कि आधा घंटा में हो जाएगा, लेकिन आपका 1.25 घंटा 1.5 घंटा होने जा रहा है।
तो अभी आपका एविडेंस का लेक्चर चलेगा और पुलिस एक्ट इसके बाद लिखवाया जाएगा, अभी 15 मिनट बाद भाई।